हेलो दोस्तों। आज हम जॉर्ज ओवेल की एक बहुत ही पावरफुल शॉर्ट स्टोरी शूटिंग एन एलिफेंट को अच्छे से समझेंगे। ये कहानी सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर और एक हाथी के बारे में नहीं है। ये इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये पावर, गिल्ट और इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद के इंसान पर होने वाले असर की एक फैंटास्टिक स्टडी है। तो चलिए इस कहानी की अलग अलग लेयर्स को खोलते हैं और इसके असली मतलब तक पहुंचते हैं। इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है ना, वो इस एक लाइन में है। जब एक गोरा आदमी अत्याचारी बनता है तो वो असल में अपनी ही आज़ादी को खत्म कर देता है। जरा सोचिए इसके बारे में। ये इंपीरियलिज्म का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है, जहां पावर में दिखने वाला इंसान दरअसल दूसरों की उम्मीदों और दिखावे का गुलाम बन के रह जाता है। ओके, तो कहानी हमें ले जाती है कॉलोनियल बर्मा। हमारा नरेटर एक यंग ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर एक ऐसे सिस्टम, एक ऐसी मशीन का हिस्सा है जिससे वो दिल से नफरत करता है। इस सेक्शन में हम उसके इसी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट यानी उसके मन के अंदर चल रहे युद्ध को एक्सप्लोर करेंगे। नैरेटर के लिए बर्मा में लाइफ आसान नहीं थी। क्यों? क्योंकि वहां के लोकल लोग उसे और उसके जरिए पूरे ब्रिटिश राज से नफरत करते थे। वो उनकी नजरों में अत्याचार का प्रतीक था, एक सिंबल था, और ये कांस्टेंट नफरत उसकी जिंदगी को बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल बना रही थी। और ये नफरत कोई बड़े विद्रोह के रूप में नहीं, बल्कि रोज रोज के छोटे छोटे अपमानों में दिखती थी। जैसे फुटबॉल खेलते वक्त उसे जानबूझकर गिरा देना, भीड़ का उस पर छिड़ाने वाली हंसी हंसना, या बुद्धिस्ट प्रीस्ट का भी उसका मजाक उड़ाना। ये रोज रोज की बेइज्जती उसके अंदर एक गुस्सा और प्रेशर बिल्ड कर रही थी। यहाँ आप नरेटर के मन का डिवीजन बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ थियोरेटिकली वो बर्मीज लोगों के साथ था और अपने ही लोगों ब्रिटिशर्स के खिलाफ था, लेकिन दूसरी तरफ प्रैक्टिकली रोज के अपमान उसे इतना गुस्सा दिलाते थे कि वो उन्हीं लोगों के प्रति हिंसा से भर जाता था। वो एक ही टाइम पर ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर दोनों से नफरत करने लगा था। ओवेल यहाँ ये साफ करते हैं कि नरेटर का ये जो मेंटल स्ट्रगल था, ये उसकी कोई पर्सनल वीकनेस नहीं थी। नहीं, ये इंपीरियलिज्म का एक नॉर्मल बाई प्रोडक्ट था, एक नेचुरल रिजल्ट था। ये एक ऐसा करप्ट सिस्टम है जो शासक और शासित यानी रूलर और रूल्ड दोनों के कैरेक्टर को खराब कर देता है। अब तक जो भी हो रहा था वो नैरेटर के मन के अंदर था, लेकिन अब कहानी बाहर की दुनिया में आती है। एक ऐसी घटना होती है जो उसके इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को आमने सामने लाकर खड़ा कर देगी। उसे खबर मिलती है कि एक हाथी एमॉक यानी बेकाबू हो गया है और शहर में तबाही मचा रहा है। यहाँ एक ज़रूरी डिटेल है जिसे समझना इंपॉर्टेंट है। ये हाथी मस्त की स्टेट में था। ये एक बायोलॉजिकल कंडीशन है जब मेल एलिफेंट्स में हार्मोन्स इतने बढ़ जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। तो ये कोई जंगली हाथी नहीं था, बल्कि एक पालतू हाथी था जो टेम्परेरी तौर पर खतरनाक हो गया था। हाथी ने काफी नुकसान किया था। एक झोपड़ी तोड़ दी, एक गाय को मार दिया और फल की दुकानें उजाड़ दी। लेकिन सिचुएशन अचानक से बहुत सीरियस हो गई जब उसने एक इंसान को, एक द्रविडियन कूली को कुचल कर मार डाला। अब ये मामला सिर्फ प्रॉपर्टी के नुकसान का नहीं रहा था। उस कूली की लाश देखते ही नरेटर एक एलिफेंट राइफल मंगवाता है, और बस यही कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। वो राइफल सिर्फ एक हथियार नहीं थी, वो ब्रिटिश पावर का एक सिंबल थी। उसे मंगवाकर नरेटर ने अनजाने में एक ऐसे ड्रामा की शुरुआत कर दी जिसका एंड अब उसके कंट्रोल में नहीं था। तो जब नैरेटर को हाथी मिल जाता है तब तक पूरी सिचुएशन बदल चुकी होती है। अब मुद्दा एक खतरनाक जानवर से निपटने का नहीं, बल्कि हजारों लोगों के सामने एक परफॉर्मेंस देने का बन जाता है। देखते ही देखते नरेटर के पीछे लगभग 2000 लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। 2000! सोचिए इस नंबर का साइकोलॉजिकल प्रेशर। ये भीड़ कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन उनकी प्रेजेंस, उनकी हजारों आंखें जो सिर्फ उसी को देख रही थी, एक जबरदस्त अनस्पोकन प्रेशर बना रही थी। ये लाइन भीड़ की मेंटालिटी को एकदम परफेक्ट तरीके से बताती है। वो लोग वहां तमाशा देखने आए थे, एक शो। जैसे कोई जादूगर अपना कोई मैजिक ट्रिक दिखाने वाला हो, और उनके शो का क्लाइमैक्स था हाथी को गोली लगते हुए देखना। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि असल में कंट्रोल किसके हाथ में था? उस गोरे ऑफिसर के हाथ में जिसके पास बंदूक थी, या उस निहत्थे लोकल लोगों की भीड़ के हाथ में? नरेटर को एहसास होता है कि वो अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा, वो बस उस भीड़ की इच्छाओं की एक कठपुतली बन गया है। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है।
यहां नरेटर एक अनचाहे फैसले के लिए मजबूर है। एक तरफ है उसका ज़मीर जो कहता है हाथी को मत मारो, और दूसरी तरफ है भीड़ का प्रेशर जो उसे अपनी अथॉरिटी साबित करने के लिए मजबूर कर रहा है। यहां उसकी दुविधा बिल्कुल साफ है। सही काम क्या था? इंतजार करना, क्योंकि हाथी अब शांत हो चुका था। लेकिन उसे करना क्या पड़ा? गोली चलाना। क्यों? क्योंकि भीड़ यही देखना चाहती थी। अगर वो वहां से चला जाता तो वो लोग उस पर हंसते, और मजाक बनने का डर उसकी आत्मा की आवाज पर भारी पड़ गया। और ये लाइन पूरे कॉलोनियल सिस्टम की कमजोर नींव को उजागर कर देती है। ब्रिटिश शासन असली ताकत या न्याय पर नहीं, बल्कि सिर्फ अथॉरिटी का एक भ्रम, एक इल्यूजन बनाए रखने पर टिका था। और इस इल्यूजन को बचाने की सबसे बड़ी लड़ाई थी लोकल लोगों के सामने मजाक का पात्र ना बनना। इसके बाद जो होता है वो बेहद दर्दनाक है। नरेटर हाथी को गोली मारता है, लेकिन हाथी एक बार में नहीं मरता। ऑरवेल उसकी लंगड़ी तकलीफदेह मौत को बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। पहली गोली से वो अचानक बूढ़ा और कमजोर लगने लगता है। दूसरी गोली के बाद वो हिम्मत करके उठने की कोशिश करता है। तीसरी गोली उसे गिरा देती है, पर वो जिंदा रहता है, तड़पता रहता है। ये एक बेहद त्रासदी भरा दृश्य था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आखिरी हिस्से में हम इस शूटिंग के बाद लोगों के रिएक्शंस और नैरेटर के अंतिम विचारों को देखते हैं। यहाँ एम्पीरियलिज्म का सबसे कड़वा सबक सामने आता है। इस टेबल से साफ पता चलता है कि किसी ने भी गोली चलाने का असली साइकोलॉजिकल रीजन नहीं समझा। सबने इसे अपने अपने नजरिए से देखा। हाथी का मालिक गुस्से में था। बुजुर्ग यूरोपियंस को लगा कि नैरेटर ने सही किया। जवान यूरोपियंस को लगा कि ये फाइनेंशियली गलत डिसीजन था। और नैरेटर को इस बात की राहत थी कि कूली के मरने से उसे कानूनी बहाना मिल गया। किसी ने भी उसके डर और दबाव को नहीं समझा। और इस आखिरी कोट के साथ कहानी का पूरा थीम सर्कल कंप्लीट हो जाता है। नरेटर सोचता है कि क्या किसी ने कभी यह समझा कि उसने ये सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया ताकि वो भीड़ के सामने बेवकूफ़ ना लगे। पावर का इतना बड़ा दिखावा असल में कमजोरी और डर की वजह से किया गया था। यही इंपीरियलिज्म की असलियत थी, खोखली, दिखावटी और आखिर में खुद को ही बर्बाद करने वाली। तो ये था जॉर्ज ऑरवेल की शूटिंग एन एलिफेंट का हमारा एनालिसिस। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे दिखावे का दबाव इंसान से उसकी आज़ादी और सही गलत की पहचान दोनों छीन सकता है। ऐसे ही और लिटरली एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।